नमस्कार दोस्तों, एआई एग्जाम गुरु में आपका स्वागत है। सोचिए, एक देश जिसे अभी अभी आज़ादी मिली है, संसाधन बहुत कम है और सामने चुनौतियों का एक पहाड़ खड़ा है। इसे हम पंचवर्षीय योजनाएं के नाम से जानते हैं। आज हम 1951 से लेकर 2017 तक के इस पूरे सफर को खंगालेंगे। ये योजनाएं सिर्फ सरकारी दस्तावेज नहीं थी। ये उस दौर की राष्ट्रीय आकांक्षाओं और दुनिया की राजनीतिक सच्चाइयों का एक आईना थी। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। आज़ादी के बाद 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बना। उस वक्त की सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती क्या थी, जिसे फौरन हल करना था? जो जानकारी हमारे पास है उससे तो एक ही जवाब मिलता है, देश का पेट भरना। बिल्कुल। उस समय देश में अनाज की भयानक किल्लत थी। लाखों लोग भुखमरी के कगार पर थे। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 तक चली, उसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ कृषि और सिंचाई पर था। अच्छा, बांध बनाना, नहरें खोदना, ये सब। हाँ। यही सबसे जरूरी काम थे। ये योजना हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेरल्ड डोमर मॉडल, ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है। इसका मतलब क्या है आसान भाषा में? इसका मूल विचार बहुत सरल है। देखिए, देश जितना ज्यादा पैसा बचाएगा और उस बचत को सही जगह निवेश करेगा, ऐसी चीजों में जिससे उत्पादन बढ़े, उतनी ही तेजी से उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। तो उस वक्त सबसे जरूरी निवेश था बांध और सिंचाई। बिल्कुल, ताकि खेती की पैदावार बढ़ सके। और आपको पता है, ये योजना उम्मीद से कहीं ज्यादा सफल रही। कितनी? लक्ष्य था 2.1% विकास दर का, लेकिन हासिल हुई 3.6%। और एक बहुत ही दिलचस्प बात है, ये अकेली ऐसी योजना थी जिसके दौरान महंगाई नहीं बढ़ी, बल्कि कीमतें कम हुई। वाह, तो पहली योजना एक शानदार सफलता थी। लेकिन फिर अचानक इतना बड़ा बदलाव क्यों आया? दूसरी ही योजना में 1956 से 61 हम खेती को छोड़कर अचानक उद्योगों की तरफ दौड़ पड़े। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। हाँ, जो देश अभी भी अकाल जैसी स्थिति से निकला हो, वो अपना ध्यान अनाज उगाने से हटाकर स्टील बनाने पर क्यों लगा देगा? इसके पीछे थे पीसी महालनोबिस। उनका मॉडल, जिसे महालनोबिस मॉडल कहा गया, वो सोवियत संघ की तेज औद्योगिक तरक्की से बहुत प्रेरित था। सोच ये थी कि असली आत्मनिर्भरता, लॉन्ग टर्म सेल्फ रिलायंस, वो खेती से नहीं, भारी उद्योगों से आएगी। अच्छा, कि जब तक देश सुई से लेकर जहाज तक खुद नहीं बनाएगा, वो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेगा। एकदम सही। इसी सोच के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर जैसे विशाल स्टील प्लांट विदेशी मदद से खड़े किए गए। तो ये एक बहुत बड़ा दांव था। हम भविष्य के लिए बड़े बड़े कारखाने बना रहे थे, पर क्या हम उसी वक्त खेती को कमजोर कर रहे थे? हाँ, ये एक क्लासिक फैक्ट्री बनाम खेत वाली बहस थी। महालनोबिस का मानना था कि लंबी अवधि में औद्योगिक ताकत ही कृषि को भी आधुनिक बनाएगी। जैसे ट्रैक्टर बनेंगे, खाद के कारखाने लगेंगे। जी। लेकिन शॉर्ट टर्म में इसका नतीजा ये हुआ कि भारत को अनाज के लिए अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर होना पड़ा, जो बाद में एक बड़ी राजनीतिक समस्या बनी। तो हाँ, दूसरी योजना ने औद्योगिक विकास तो किया, लेकिन भविष्य के खाद्य संकट के बीज भी बो दिए। और फिर आती है तीसरी योजना, 1961 से 66। और यहाँ तो हालात बहुत ही खराब हो जाते हैं। इसे गाडगिल योजना भी कहा गया, पर यह तो अब तक की सबसे विफल योजना थी। बहुत खराब। इसे बदकिस्मती और बाहरी संकटों का एक तूफान कह सकते हैं। एक के बाद एक 3 बड़े झटके लगे। 3? हाँ, 1962 में चीन के साथ सीमा युद्ध, फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, और ठीक उसके बाद 1965-66 का इतिहास का सबसे भयंकर सूखा। 2 युद्ध और एक भयंकर सूखा, सब कुछ 5 साल के अंदर। जी, तो देश का सारा संसाधन और ध्यान विकास से हटकर रक्षा पर चला गया। अर्थव्यवस्था बुरी तरह लड़खड़ा गई। लक्ष्य 5.6% वृद्धि का था, लेकिन हम मुश्किल से 2.4% ही हासिल कर पाए। ये तो एक राष्ट्रीय संकट था। हालात इतने खराब हो गए थे, इतने खराब कि सरकार को पंचवर्षीय योजनाओं की परंपरा को ही रोकना पड़ा। 1966 से 1969 तक 3 साल के लिए योजना अवकाश यानी प्लान हॉलिडे घोषित किया गया। कोई 5 साल का प्लान नहीं? नहीं, बस एक साल की छोटी छोटी योजनाएं बनाई गईं, ताकि किसी तरह देश को संभाला जा सके। लेकिन यहीं एक दिलचस्प मोड़ आता है। क्या?
इसी गहरे संकट के दौर में इसी मजबूरी में से हरित क्रांति की नींव पड़ी, जिसने आगे चलकर भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। तो संकट ने एक नए अवसर को जन्म दिया। अच्छा, युद्ध और सूखे के बाद जब योजनाएं वापस पटरी पर लौटीं, तो देश का ध्यान किस पर था? चौथी और पांचवी योजनाओं का मुख्य मकसद क्या था? अब फोकस वापस बुनियादी चीजों पर आ गया। चौथी योजना का लक्ष्य था स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता। इसी दौरान 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और भारत की शान इसरो की स्थापना भी की गई। लेकिन जो नारा आज तक लोगों को याद है वो पांचवी योजना में आया, गरीबी हटाओ। जी हाँ, गरीबी हटाओ। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये पूरी योजना का केंद्रीय विचार बन गया। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता, काम के बदले अनाज जैसे कार्यक्रम इसी की देन है। लेकिन पांचवी योजना के साथ भी एक राजनीतिक मोड़ जुड़ा है ना? ये अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा ही नहीं कर पाई। सही कहा। 1977 में सत्ता बदली, मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार आई और उन्होंने इस योजना को 1 साल पहले ही 1978 में खत्म कर दिया। और फिर एक नया प्रयोग सामने आया, रोलिंग प्लान। ये क्या था? ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। जनता पार्टी सरकार का तर्क था कि 5 साल का एक कठोर प्लान बदलते हुए आर्थिक हालात के लिए ठीक नहीं है। मतलब हर साल लक्ष्यों की समीक्षा होगी और जरूरत के हिसाब से उन्हें बदला जाएगा। सिद्धांत में तो ये काफी लचीला लगता है। हाँ, विचार तो यही था। इसे अनवरत योजना कहा गया, लेकिन इसे लागू करना बहुत मुश्किल था और ये प्रयोग ज्यादा लंबा चला भी नहीं। क्यों? 1980 में कांग्रेस सरकार वापस सत्ता में आई और उसने आते ही इस रोलिंग प्लान को खत्म कर दिया और वापस छठी पंचवर्षीय योजना शुरू कर दी। लेकिन ये छोटा सा अध्याय ये जरूर दिखाता है कि भारत की आर्थिक योजनाएं राजनीति से कितनी गहराई से जुड़ी हुई थीं। सरकार बदलती थी तो अर्थव्यवस्था का दर्शन भी बदल जाता था। बिल्कुल। तो अब हम 80 के दशक में आ गए हैं। छठी योजना के साथ ही आधुनिकीकरण और उदारीकरण जैसे शब्द सुनाई देने लगते हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव का संकेत था। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा मोड़ था, कह सकते हैं। छठी योजना को ही आर्थिक उदारीकरण की असली शुरुआत माना जाता है। इसी दौरान नबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई। इसके बाद आई 7वीं योजना, जिसका नारा था भोजन, काम और उत्पादकता। लेकिन इसमें जो सबसे क्रांतिकारी बात थी, वो क्या थी? पहली बार प्राइवेट सेक्टर को सरकारी कंपनियों से ज्यादा प्राथमिकता दी गई। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। जी हाँ, ये एक साफ संकेत था कि देश अब समाजवादी ढर्रे से हटकर बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की तरफ देख रहा है और यहीं से भारतीय अर्थव्यवस्था उस हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के मजाक से बाहर निकली। और ये हमें कहानी के सबसे बड़े, सबसे नाटकीय मोड़ पर ले आता है। 1991 का आर्थिक संकट और उसके बाद 8वीं योजना। 1991 का संकट। ऐसा कहते हैं कि भारत के पास सिर्फ कुछ हफ्तों का आयात बिल चुकाने के लिए विदेशी मुद्रा बची थी। हाँ बिल्कुल, स्थिति इतनी गंभीर थी कि भारत को अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा था। तो जो एलपीजी यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के सुधार हुए, वो एक तरह से मजबूरी का नतीजा थे। एक तरह से हाँ, वो सिर्फ एक नीतिगत बदलाव नहीं थे। उस संकट ने भारत की अर्थव्यवस्था का चरित्र हमेशा के लिए बदल दिया। और इसी बदले हुए माहौल में 8वीं योजना लागू की गई। तो इस नई खुली हुई अर्थव्यवस्था में योजना का फोकस क्या था? ये राव मनमोहन मॉडल पर आधारित थी और इसमें पहली बार सबसे ज्यादा प्राथमिकता मानव संसाधन विकास यानी लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल पर दी गई। सोच ये थी कि अगर लोग कुशल होंगे तो इस नई वैश्विक अर्थव्यवस्था के अवसरों का फायदा उठा पाएंगे। एकदम। और ये योजना जबरदस्त सफल रही। 5.6% के लक्ष्य के मुकाबले 6.8% की शानदार वृद्धि दर हासिल हुई। तो उदारीकरण के बाद 90 के दशक और 2000 के शुरुआती सालों में योजनाओं का मुख्य विषय क्या रहा? हम 9वीं, 10वीं और 11वीं योजनाओं की बात कर रहे हैं। अब जोर था समावेशी विकास पर। मतलब तेजी से हो रहे विकास का फायदा सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित न रहे, बल्कि समाज के हर तबके तक पहुंचे। न्याय और समानता के साथ विकास, हाँ, ये 9वीं योजना का विषय था। 10वीं योजना का लक्ष्य तो और भी महत्वाकांक्षी था। अगले 10 सालों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करना। और 11वीं योजना 2007 से 12 तक, उसकी थीम थी तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास। जी, इसमें शिक्षा पर जबरदस्त जोर दिया गया। शिक्षा का अधिकार कानूनी सी दौरान आया और ये हमें इस लंबे सफर के आखिरी पड़ाव कर लाता है, 12वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। ये आखिरी क्यों थी? इसकी थीम में एक नया और बहुत जरूरी शब्द जोड़ा गया, तीव्र
अधिक समावेशी और सतत विकास। सतत यानी सस्टेनेबल। जी, पहली बार आर्थिक विकास को पर्यावरण की कीमत पर न करने की बात को योजना के केंद्र में रखा गया। लेकिन तब तक देश का राजनीतिक माहौल बदल चुका था। 2014 में केंद्र में नई सरकार आई और उसने योजना बनाने के इस 60 साल पुराने तरीके पर ही सवाल उठाया। और इसी के साथ योजना आयोग का अंत हो गया और उसकी जगह एक नई संस्था ने ली, नीति आयोग। हाँ, 1 जनवरी 2015 को। ये योजना आयोग से बुनियादी तौर पर अलग कैसे है? देखिए, योजना आयोग एक तरह का कमांड सेंटर था। बिल्कुल। वो दिल्ली में बैठकर राज्यों के लिए योजनाएं बनाता था और उन्हें पैसा भी देता था। एक टॉप डाउन मॉडल, ऊपर से नीचे का मॉडल। बिल्कुल। इसके विपरीत नीति आयोग खुद को भारत सरकार का थिंक टैंक कहता है। थिंक का मतलब ये सिर्फ सलाह देता है, आदेश नहीं। हाँ, यही सबसे बड़ा फर्क है। नीति आयोग राज्यों को पैसा नहीं देता, ये बॉटम अप यानी नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण पर काम करता है, जहां राज्य अब योजनाएं बनाने में बराबर के भागीदार हैं। और ये 5 साल की कठोर योजनाओं की बजाय 3 साल के एक्शन एजेंडा, 7 साल की रणनीति और 15 साल के लंबे विजन डॉक्यूमेंट पर काम करता है। तो 12 पंचवर्षीय योजनाओं के इस 66 साल के सफर को देखने के बाद सबसे बड़ा सबक क्या निकलता है? सबसे बड़ा सबक है विकास का क्रम। भारत की आर्थिक यात्रा एक तार्किक रास्ते पर चली है। ये बुनियादी जरूरतों जैसे भोजन से शुरू हुई, फिर औद्योगिक ताकत बनने की ओर बढ़ी, हाँ, फिर गरीबी से लड़ने पर ध्यान केंद्रित किया और अंत में दुनिया के साथ जुड़कर समावेशी और सतत विकास को अपनाया। और योजना आयोग को नीति आयोग से बदलना ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये इस बात को स्वीकार करना है कि 21वीं सदी का भारत और उसकी चुनौतियां 1950 के भारत से बहुत अलग हैं। ये एक कठोर संरचना से एक अधिक लचीले सहयोगी मॉडल तक का सफर है। एकदम सही कहा। ये अपने आप में भारत की अर्थव्यवस्था के परिपक्व होने की कहानी है। और ये हम सब के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल छोड़ जाता है। क्या? आज के दौर में जहां तकनीक हर दिन बदल रही है, जहां एक महामारी या एक युद्ध पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है, ऐसे में क्या किसी देश के लिए 5 या 15 साल का कोई निश्चित आर्थिक प्लान बनाना संभव भी है? या फिर नीति आयोग जैसा एक लचीला सलाहकार मॉडल ही आज की अनिश्चित दुनिया की जटिलताओं से निपटने का सबसे बेहतर तरीका है? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट में बताइए। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल AI एग्जाम गुरु को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका धन्यवाद।